हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग हाई कोर्ट का जो एक बचा हुआ हिस्सा था, जिसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को पूरे जजेस के मैं जो पूरे कोर्ट है हाई कोर्ट, उसमें कौन कौन से राज्य का साझा उच्च न्यायालय है, साझा हाई कोर्ट है, कंबाइन हाई कोर्ट है, और कौन कौन से कौन कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक न्याय क्षेत्र आते हैं, कितने खंडपीठ है कौन कौन से हाई कोर्ट के, वो सब वाला हिस्सा कवर करेंगे मैंने बोला था। तो आज वो ही वीडियो है, वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा कि एक से अधिक न्याय क्षेत्र कौन कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से लगभग जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है सब सवाल एक न एक बार किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, और जितने भी अभी एग्जाम्स हैं उसमें भी ये सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिएगा, उसको अच्छे से लिखिएगा। आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, बोर्ड पे जगह कम रहता है इसलिए मैं शॉर्ट पे लिखा हूँ। आप लोगों को अच्छे से लिखना है, जो मैं बताऊंगा पूरा लिखना है उसको, ठीक है। ये सब कोर्ट वर्ड करें तो ये शॉर्ट में लिखेंगे, ये सब बताऊंगा उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है, जो पीठ के बारे में बताऊंगा उसको, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पीठ क्या होता है। बेंच, पीठ को क्या बोलते हैं? बेंच कहते हैं इंग्लिश में। पीठ क्या होता है कि दो तरीके से पीठ डिसाइड होता है। बेंच मतलब जजों का समूह, ठीक है। पीठ का मतलब क्या होता है? जजों का समूह, बेंच का मतलब। तो देखिए, जजों की संख्या के आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो जजों की संख्या के आधार पर, और दूसरा स्थायित्व के आधार पर, ठीक है। तो जजों की संख्या के आधार पर अगर अपन देखें तो जजों की संख्या के आधार पर चार प्रकार के पीठ होते हैं: एकल पीठ, खंड पीठ, पूर्ण पीठ और संवैधानिक पीठ। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जजों की संख्या के आधार पर ये पीठ वो डिसाइड होते हैं जज की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है स्थायित्व के आधार पर। कौन सा पीठ स्थायी है? दो तरीके का पीठ होता है स्थायित्व वाले पीठ में, स्थायी पीठ और भ्रमणकारी पीठ। सबके बारे में अपन पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। देखते जाइए। जजों की संख्या के आधार पर पीठ डिसाइड होता है। तो एकल पीठ, चार प्रकार का पीठ होता है जजों की संख्या के आधार पर। एकल पीठ जिसमें एक जज होंगे, एकल पीठ में क्या होगा? एक जज होगा, और ठीक है, एकल पीठ में क्या होगा? एक जज होगा। खंडपीठ, दूसरा खंडपीठ में दो जजों का समूह होगा, ठीक है। दो जजों का समूह होगा, ये भी कुछ मामलों पे डिसीजन देंगे। तो दो जजों का समूह होगा, वो खंडपीठ कहलाता है। तीसरा होगा पूर्ण पीठ। पूर्ण पीठ मतलब तीन जजों का समूह। एकल पीठ एक जज, खंडपीठ दो जज, पूर्ण पीठ तीन जजों का समूह, ठीक है। तीन जजों का समूह मिलके बनता है पूर्ण पीठ। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 जज होते हैं। ऑड नंबर पे जजों की संख्या रखी जाती है संवैधानिक पीठ में, 5, 7, 9 इस तरीके के जज रखे जाते हैं। क्योंकि संवैधानिक पीठ क्या होता है? संवैधानिक मामलों पे जब कोई डिसीजन देना रहता है, जैसे कि संवैधानिक मामलों पे विधि का सार्वजनिक प्रश्न छुपा है, या संविधान से संबंधित कोई व्याख्या करनी है, तो संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई अगर कहीं जजों की समूह बैठता है संविधान की व्याख्या करने से संबंधित, तो उसको वो संवैधानिक पीठ कहा जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि केशवानंद, सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच कहाँ बैठी थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था, उसमें सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी 13 जजों की। इसको भी नोट करिए। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन सी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। केशवानंद भारती कौन थे? केरल के थे वो, ठीक है। केशवानंद भारती कहाँ के थे भी पूछ सकते हैं, अभी अभी डिसीजन आया उसके लिए, तो वो सब चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग करंट से रिलेटेड। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी, 13 जजों की पीठ थी वो। तो वो होती संवैधानिक पीठ जो संविधान से संबंधित व्याख्या करती है। ऑड नंबर्स पे होती, 5, 7, 9 इस तरीके का होते हैं। स्थायित्व के आधार पर देखिए, स्थायी पीठ होता है एक, और एक होता है भ्रमणकारी पीठ। स्थायी पीठ क्या होता है? स्थायी पीठ मतलब छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है बिलासपुर, वो स्थायी पीठ है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। और दूसरा होता है भ्रमणकारी पीठ। भ्रमणकारी पीठ वो होती है जो समय अनुसार आवश्यकता पड़ने पर घूम घूम के डिसीजन दे सकती है। जहां जरूरत हो डिसीजन देने का, वो जज का समूह खुद ही चले जाता है और वहां जाके फैसला सुनाता है। तो भ्रमणकारी पीठ कौन सी होती है? एक जगह पे नहीं देती, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जगह भी जा सकती है, वो कहलाती है भ्रमणकारी पीठ। और स्थायी पीठ वो स्थायी पे होगा, जब जनरली कहाँ होता है? स्टेट के राजधानी में होता है, जरूरी नहीं राजधानी में, दूसरे जगह भी हो सकता है, ठीक है। तो स्थायी पीठ अपने जगह से नहीं थी, वहां पे आके लोग न्याय मांगेंगे, न्याय देगी वहां पे अपना बैठे हुए हाई कोर्ट में। भ्रमणकारी पीठ आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जगह भी चले जाती है, ठीक है। तो ये होता है स्थायित्व के आधार पर दो पीठ, और ये होता है जजों की संख्या के आधार पर पीठ। हम लोग को बेसिकली खंडपीठ पढ़ना है कि कौन कौन से हाई कोर्ट का एक से अधिक खंडपीठ है। खंडपीठ
जनरली क्यों ये किया जाता है, जैसे कि यूपी है, यूपी में 22 करोड़ की जनसंख्या है, एक तो हाई कोर्ट 22 करोड़ की जनसंख्या का पूरा न्याय व्यवस्था कैसे देखेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, बड़े स्टेट में जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर खंडपीठ डिसाइड कर दिया जाता है, 2 जजों का अलग बेंच बना दिया जाएगा, वहाँ भी कुछ कुछ फैसलों पर, कुछ कुछ मामलों पर डिसीजन होगा। तो एक तो लखनऊ में भी खंडपीठ बना दिया गया है, ठीक है। प्रयागराज में तो मेन हाई कोर्ट है ही, लखनऊ में भी उसका खंडपीठ है ताकि वहाँ भी कुछ डिसीजन हो सके। तो 2 लोगों का खंडपीठ बना दिया, 2 जजों का। तो खंडपीठ क्या होता है, 2 जजों का समूह होता है खंडपीठ में। तो वैसे ही हम लोग को देखना है आगे कि कौन कौन से कोर्ट का कितना कितना खंडपीठ है वो, और एक किस किस हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक न्याय क्षेत्र आते हैं। तो जनरली अपन देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अलग से, केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत छोटे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो छोटे हैं इसलिए अलग से हाई कोर्ट बनाने की वहाँ अलग से हाई कोर्ट बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई, इसलिए उनको क्या किया गया है, साझा न्यायालय कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को पास के जो राज्य हैं उनके साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसको, देखो उच्च न्यायालय में उनके न्यायिक क्षेत्र, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, देखिए 3 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 न्यायिक क्षेत्र आते हैं, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 न्यायिक क्षेत्र, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तीनों के फैसले कौन करता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इसका ये चंडीगढ़ में है, ठीक है, खंड मतलब चंडीगढ़ में है ये हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ में ये है। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत दो न्यायिक क्षेत्र आते हैं, एक खंडपीठ नहीं है, ठीक है। ये जो है वो न्यायिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत मतलब कि इस हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 जगह आते हैं, 3 शहर आते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, मतलब 3 स्टेट आते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत एक स्टेट आता है, कौन, अंडमान, एक पश्चिम बंगाल खुद ही आएगा, वो स्टेट पूरा उसकी मामलों की सुनवाई करेगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी मामला जो है वो पूरा। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग को कोर्ट केस करना है तो वो लोग पंजाब यहाँ कोलकाता जाना पड़ता है वो लोग को, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल, ये दोनों का केस कहाँ जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाता है। अब देखिए मैंने जो भ्रमणकारी पीठ बताया था वो पोर्ट ब्लेयर में एक ठो भ्रमणकारी पीठ है ना, पोर्ट ब्लेयर में एक ठो भ्रमणकारी पीठ है। वो पोर्ट ब्लेयर का जो भ्रमणकारी पीठ है 2 लोगों का बेंच होता है, जज होता है। भ्रमणकारी पीठ 2 लोग, ठीक है, 2 लोगों का नहीं होता है भ्रमणकारी पीठ, तो खंडपीठ होता है। भ्रमणकारी जो पीठ होता है वो समय पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे दूसरे जगह भी जाके फैसला सुनाता है, ठीक है। तो ये पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी पीठ है, ये याद रखिएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 न्याय क्षेत्र आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। 4 न्याय क्षेत्र आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। चारों स्टेट के मामले गुवाहाटी हाई कोर्ट ही सुनता है, कि सुनवाई करता है। इसके 3 खंडपीठ हैं, ठीक है, 3 खंडपीठ है गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ईटानगर में खंडपीठ है, कोहिमा में खंडपीठ है और आइजॉल में खंडपीठ है। मैंने इसको सामने सामने इसलिए लिखा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो 3 खंडपीठ है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ये याद रखिएगा। मद्रास हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जब अपन केंद्र शासित प्रदेश वाला हिस्सा पढ़ेंगे इसके बाद तो मैं उसमें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, पूरा डिटेल, ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कैसे कैसे उनका शासन प्रशासन चलता है। अभी ये देखिए कि पुदुचेरी हाई कोर्ट है, उसके पास में मद्रास पड़ता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत दे दिया गया उसको। केरल हाई कोर्ट, केरल लक्षद्वीप जो है केरल हाई कोर्ट के पास में, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, मैप से याद रखेंगे तो देखेंगे लक्षद्वीप इधर है, तो लक्षद्वीप के पास में केरल पड़ता है, तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत दे दिया गया। बम्बई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। देखिए दादर नागर हवेली पहले 2 यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, ठीक है। तो याद रखिए बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 न्याय क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव दोनों को मिला दिया गया है, तो इसको कहा जाता है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। इसके 3 खंडपीठ है बम्बई हाई कोर्ट के, औरंगाबाद में है, नागपुर में है और पणजी में है। कहाँ कहाँ है, औरंगाबाद, नागपुर, पणजी, 5 बार बोलिए याद हो जाएगा, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। बहुत बड़ा स्टेट है इसलिए 3 खंडपीठ बना दिए गए इसके, मैंने बताया। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, देखिए अब क्या किया गया, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट था पहले, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। लद्दाख को भी
जम्मू कश्मीर स्टेट को दो भागों में तोड़कर क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अभी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की खुद की विधानसभा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की खुद की विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो इधर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेशों में इनको 370 हटने के बाद बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत दो न्याय क्षेत्र आते हैं, जम्मू कश्मीर के मामले भी सुनता है, लद्दाख हाई कोर्ट के लद्दाख के भी मामले वो सुनता है। अब जम्मू कश्मीर का एक कंडीशन है कि ठंड में जो कोर्ट है वहाँ जम्मू में लगती है, और बरसात में कहाँ, गर्मी में कहाँ लगती है, श्रीनगर में लगती है। ठंड में कोर्ट कहाँ लगती है, जम्मू में, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में कहाँ लगती है, श्रीनगर में। ठंड में मुंह ढकते हैं, ठंड में क्या करते हैं, मुंह ढकते हैं, उससे याद रखना जम्मू। ठंड में कहाँ कोर्ट लगता है, जम्मू में, एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और गर्मी में कहाँ लगता है, श्रीनगर में लगता है, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट मैंने बताया प्रयागराज में, प्रयागराज इसका एक ही ठो है, मतलब प्रयागराज में, इसका खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, प्रयागराज हाई कोर्ट प्रयागराज में है, लखनऊ में उसका खंडपीठ है। राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत, राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर में, राजस्थान का हाई कोर्ट। और जयपुर में क्या है, उसका खंडपीठ, जो हरा हरा में लिखा है उसका खंडपीठ है। पोर्ट ब्लेयर बस भ्रमणकारी पीठ है। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है और जयपुर में उसका खंडपीठ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। और इंदौर और ग्वालियर दो जगह उसका खंडपीठ है। फिर बड़ा राज्य है तो दो जगह उसका खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। देखिए पहले क्या था कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का, हैदराबाद हाई कोर्ट था, हैदराबाद में क्या था, हाई कोर्ट था। तेलंगाना का हाई कोर्ट कहाँ था, हैदराबाद हाई कोर्ट। हैदराबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ही दो न्याय क्षेत्र आते थे, एक तो तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। दोनों के मामले कौन सुनता था, हैदराबाद हाई कोर्ट। 1 जनवरी 2019 से दोनों को अलग कर दिया गया है। तेलंगाना में हैदराबाद हाई कोर्ट है, हैदराबाद हाई कोर्ट केवल तेलंगाना के मामले सुनता है। और आंध्र प्रदेश के लिए अगरतला में एक नया, अगरतला बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश में अमरावती में एक हाई कोर्ट का स्थापना कर दिया गया जो आंध्र प्रदेश के मामले सुनता है। तो दोनों को अलग कर दिया गया, हैदराबाद हाई कोर्ट और अमरावती हाई कोर्ट। तो हैदराबाद हाई कोर्ट तो पहले से था, अमरावती में एक ठो नया हाई कोर्ट बनाया गया। इसके कारण क्या हुआ है, अब हाई कोर्ट की संख्या टोटल कितनी हो गई भारत में, 25। 1 जनवरी 2019 से 19 से पहले भारत में कितने हाई कोर्ट थे, 24 अगर पूछेगा तो। और 2019 के बाद कितने हाई कोर्ट है, 25। तो याद रखिएगा इसको, और कब से अलग किया गया है तब भी वो भी याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखिए इसमें पूछेगा कि कितने हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक न्याय क्षेत्र शामिल हैं। क्या पूछेगा, ऐसे हाई कोर्ट जिनके अंतर्गत एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, एक से अधिक न्याय क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, मतलब कितने हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के मामले देखता है। वो 7 हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक न्याय क्षेत्र जिसके अंतर्गत शामिल हैं। अब इसमें अगर पूछ दिया गया राज्य, एक ऐसे हाई कोर्ट जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक न्याय क्षेत्र शामिल है, केवल ये राज्य, एक या एक से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट न्याय क्षेत्र शामिल है। यूनियन टेरिटरी को हटा दो बोलेगा तो गिन लेना, इसमें यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये पुदुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश। जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लक्षद्वीप है, दादर एवं नागर हवेली। तो आप लोग खुद गिन सकते हैं कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया गया तो इसमें से तो केवल एक ही ठो आ रहा है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अगर राज्यों को ही काउंट करें तो एक कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक राज्य के न्याय क्षेत्र शामिल है, तो वो एक ही ठो आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछ भी सकता है। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, इसमें कैसे सवाल आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इनमें से कौन से न्याय क्षेत्र शामिल नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इनमें से कौन से न्याय क्षेत्र शामिल नहीं है। अब 4 ऑप्शन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और तमिलनाडु। तो क्या मारेंगे आप, तमिलनाडु मारेंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यहीं के मामले ये सुनता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट, ठीक है, सबसे पुराना हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट सबसे पहले बने थे जिसमें से चेन्नई हाई कोर्ट सबसे पुराना है, पूछ चुका है क्वेश्चन पेपर में, याद रखिएगा इसको। चेन्नई हाई कोर्ट सबसे पुराना है, उसके बाद बंबई हाई कोर्ट बना था और तीसरा नंबर पे कलकत्ता हाई कोर्ट का गठन हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1861 के अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट बने थे। 1862 में मैंने बताया था, वही चेन्नई, बंबई और कलकत्ता। तो चेन्नई हाई कोर्ट भारत का सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के बाद
पूरे स्टेट में, भारत के पूरे स्टेट में हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट का गठन किया गया। लगभग पूरे स्टेट में एक हाई कोर्ट है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसको मैंने बताया जिसमें एक से अधिक न्याय क्षेत्र शामिल है। इसके बाद जो है आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इसके बाद जो स्टेट बचे हैं उसके हाई कोर्ट को, लगभग सभी के हाई कोर्ट उसके राजधानी में है, नहीं होंगे उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं। वो सबको पूछता नहीं है, पूछेगा यहीं से पूछेगा, ठीक है, लगभग यहीं से पूछेगा सवाल, ठीक। और 2013 में 3 हाई कोर्ट, एक साथ 3 हाई कोर्ट गठन किए गए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये भी एक पेपर में आया था। मणिपुर 2013 में कितने हाई कोर्ट का गठन किया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट का गठन 2013 में किया गया था, ठीक है। अब ये 2019 में 2 हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट बनाया गया, आंध्र प्रदेश में 1 हाई कोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो जजों को हाई कोर्ट की टोटल संख्या 25 हाई कोर्ट है टोटल अभी वर्तमान में भारत में। इसके अलावा एक सवाल और देखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट डाल के अपने कॉपी में। सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकील नहीं रह सकता, कोई भी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद जिस राज्य में वो न्यायाधीश हैं उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में क्या कर सकते हैं? वकालत कर सकते हैं, वकील रह सकते हैं। जज तो कहीं नहीं रह सकते, 62 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हाई कोर्ट का वकील, तो फिर जज तो रहेगा नहीं, लेकिन वकालत कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस राज्य को छोड़कर, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में वकालत कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करेगा? कोई भी राज्य में वकालत नहीं कर सकता है। तो ये 2 नोट मैंने लिखवाया, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग का अधीनस्थ न्यायालय वाला जो चैप्टर था, हाई कोर्ट वाला, जो है हम लोगों ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं उसको और कवर करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन कुछ भी चीज़ नहीं छूटा है, मैंने पूरे डिटेल में उसको कवर करवाया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो न्याय व्यवस्था वाला पोर्शन था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय वाला जो चैप्टर था, अपने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। आप उसको जो भी नोट किए हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार हर सवाल आपसे बनेगा उससे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जब आएंगे तो अपन केंद्र शासित प्रदेश वाला हिस्सा देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर समवर्ती सूची, राज्य सूची और विधान परिषद वाला हिस्सा है। ये सब हिस्से हम लोग आगे की वीडियो में क्रमशः देखते जाएंगे, जो डेली आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जिनको जिनको ज़रूरत है, आप लोगों को लगता है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन सीक्वेंस में पढ़ने का, उसको आप सब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग को भी बेनिफिट होगा इससे। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।